Welcome to SR English Institute. This is R. Sharma. Today I am going to talk about the voice of future indefinite tense. In this voice I am going to tell you identification, structures as well as examples. So let's start this voice. First of all, I would like to tell you the identification of this tense और voice. यानी कि सबसे पहले मैं इस voice के पहचान को बता रहा हूँ, क्योंकि किसी भी सेंटेंस को बनाने से पहले हमें ये जानकारी होना चाहिए कि वह सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में है, तभी हम सही स्ट्रक्चर का वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो इन्हीं कंसेप्ट को स्पष्ट करने के लिए मैं सबसे पहले एक्टिव या पैसिव वॉइस के पहचान को बता रहा हूँ। तो ध्यान रखें कि IDENTIFICATION आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान होता है। इसका अर्थ यानी जब किसी भी हिंदी क्रिया के अंत में गा गे गी एक्सेट्रा दिया हो तो ऐसी क्रिया को एक्टिव वॉइस ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस समझा जाता है। इट मीन्स जब भी किसी हिंदी वाक्य के क्रिया के साथ यदि गा गे गी लगा हो तो ऐसे में उस वाक्य को एक्टिव वॉइस ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर पर बनाना चाहिए। वहीं यदि क्रिया के साथ या जाएगा, ई जाएगी या ई जाएंगे एक्सेट्रा दिया हो तो ऐसे सेंटेंस को द पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस समझा जाता है। इट मीन्स जब भी किसी हिंदी वाक्य के क्रिया में या क्रिया के साथ यदि या जाएगा, ई जाएगी, ये जाएंगे लिखा हो या दिया हो तो ऐसे वाक्य को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वॉइस पर बदलना चाहिए या बनाना चाहिए। नाउ कम टू द स्ट्रक्चर ऑफ दिस सेंटेंस, यानी कि अब मैं इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर पर आ रहा हूँ। तो ध्यान रखें कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टेल यू असर्टिव सेंटेंस यानी कि स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट के साथ इसमें शैल या विल का प्रयोग होता है, उसके बाद V1 का प्रयोग होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है। ऐसे सेंटेंस को एक्टिव वॉइस में समझा जाता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। वहीं ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लाते हैं, तब उसके बाद शैल या और विल का प्रयोग जो वाक्य में दिया रहता है ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में वो उतार देते हैं। तो शैल विल ही जनरली होता है। और ध्यान रखें कि शैल और विल डिपेंड्स अपॉन सब्जेक्ट। शैल विल का प्रयोग सब्जेक्ट पर निर्भर करता है कि सब्जेक्ट कौन सा है। इसके पहले हम लोग जितने भी ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग किए वो सब्जेक्ट यदि सिंगुलर था तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते थे और प्लूरल था तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते थे। लेकिन इसमें क्या है कि यहाँ शैल विल में शैल का प्रयोग केवल आई और वी सब्जेक्ट होने पर ही किया जाता है। आई और वी को छोड़ करके बाकी अन्य सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखें। इसके बाद कभी भी V1 दिखाई दे, V1 का आ रहा है यहाँ, तो V1 को बदलने के लिए इसे कभी भी यदि V1 दिखाई दे तो V1 को B प्लस V3 में बदल दिया जाता है। इट मीन्स V1 इज
replaced into be plus v3 in the voice of future indefinite tense, यानी कि v1 को b प्लस v3 में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बदला जाता है। उसके बाद बाई का प्रयोग कर कर सब्जेक्ट को लाते हैं यहाँ, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में बदल जाता है। ये हुआ द पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। नाउ द कम टू द एग्जाम्पल ऑफ दिस सेंटेंस। एग्जाम्पल इसका होगा जैसे दे के साथ विल होगा, क्योंकि आई वी के साथ ही सेल का प्रयोग होता है, बाकी छोड़कर सब बाकी माने आई वी को छोड़ करके सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग होता है। तो आई वी इसमें सब्जेक्ट नहीं है यानी दे है, तो विल का प्रयोग हुआ। उसके बाद EXPORT एक्सपोर्ट द राइस, वे लोग चावल का निर्यात करेंगे। इसका हिंदी होगा वे लोग चावल का निर्यात करेंगे। तो यहाँ मैंने पहले ही बताया कि कभी भी किसी क्रिया यानी निर्यात करना में गा गे गी लगा है यानी गे इसमें लगा है, तो ऐसे स्थिति में ऐसे सेंटेंस को द एक्टिव वॉइस ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में समझा जाता है। तो यह एक्टिव वॉइस में हुआ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। वहीं इसे पैसिव में जब बदलेंगे तो ध्यान रखना है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में लाते हैं। तो यहाँ ऑब्जेक्ट जो है राइस है, तो द राइस विल दिया है तो एक्जुअली वर्ब को वहीं उतर जाएगा, क्योंकि राइस भी के साथ भी विल का ही प्रयोग होगा, क्योंकि यह नाउन है। केवल आई वी के साथ ही सेल का प्रयोग किया जाता है, बाकी के साथ है विल का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ राइस आया तो विल का प्रयोग होगा, उसके बाद बी का प्रयोग कर कर V3 में बदल दिया जाएगा एक्सपोर्ट को, क्योंकि ये V1 में दिया है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में V1 में होने पर उसके पहले बी का प्रयोग कर कर V3 में बदल दिया जाता है। यानी कि कभी भी सेल विल के बाद V1 आए तो ऐसे परिस्थिति में V1 को B प्लस V3 में बदल दिया जाता है। वहीं हम लोग का फ्यूचर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नियम था कि सब्जेक्ट के बाद जब डायरेक्ट कोई V1 आए तो ऐसे परिस्थिति में, या V5 आए सब्जेक्ट के बाद, तो ऐसे परिस्थिति में उसमें इज MR प्लस V3 में बदल दिया जाता है। तो ध्यान रखें वहाँ क्या था कि ईज MR को हम लोग हम लोग वहाँ लिखते थे, यानी कि उसको विस्तृत रूप वहाँ प्रयोग करते थे। वो यहाँ पर ईज MR का ही रूप प्रयोग हो रहा है, लेकिन उसका V1 फॉर्म इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि उसका कह सकते हैं शॉर्ट जो फॉर्म है, मेन फॉर्म है, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका विस्तृत फॉर्म का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। यानी कि V1 वहाँ भी था तो वहाँ पर भी EMR का प्रयोग होता था और यहाँ पर भी EMR का प्रयोग हो रहा है, लेकिन वहाँ पर उस बी का विस्तृत रूप का प्रयोग होता था। यहाँ पर अब बी का मुख्य फॉर्म का इस्तेमाल हो रहा है, यानी V1 फॉर्म का इस्तेमाल हो रहा है। तो बी यहाँ हुआ एक्सपोर्ट का V3 होगा एक्सपोर्टेड बाई दे का देम। इसका होगा चावल उन लोगों के द्वारा निर्यात किया जाएगा। यहाँ ध्यान रखें, मैंने पहले ही बताया था कि क्रिया के साथ या जाएगा, ई जाएगी, ये जाएंगे लगा है, तो यहाँ ये किया जाएगा। तो इट मीन्स दिस सेंटेंस विल बी द पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ऐसे परिस्थिति में ऐसे सेंटेंस को पैसिव वॉइस समझा जाता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। नाउ द सेकेंड स्ट्रक्चर will be assertive and negative sentence. Negative sentence या इसमें क्या है कि इस सेंटेंस में, असर्टिव सेंटेंस में यदि नॉट अलग से इस्तेमाल कर दें तो सेम वही चीज़, वही मटेरियल, यानी वही सारा चीज़ ये हो जाएगा असर्टिव एंड नेगेटिव सेंटेंस में। तो स्ट्रक्चर होगा
द स्ट्रक्चर विल बी सब्जेक्ट के साथ सेल या विल प्लस नॉट। इसको शॉर्ट में भी हम कर सकते हैं, सेल नॉट को ज्वाइन करेंगे तो शांत होगा, विल नॉट को ज्वाइन करेंगे तो वोंट हो जाएगा। और इसके बाद V1 का प्रयोग होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। दिस सेंटेंस विल बी इन एक्टिव वॉइस ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस एंड द पैसिव वॉइस विल बी, ऑब्जेक्ट को हम लोग सब्जेक्ट के स्थान पर लाएंगे तो सब्जेक्ट बन जाएगा। सेल विल जो रहता है एक्चुअली वर्ब के रूप में वो ज्यों कहते हैं उतर जाता है, नॉट है तो उसे उतार देंगे। और यहाँ आ गया V1, तो इन फ्यूचर टेंस V1 इज रिप्लेस इनटू B प्लस V3, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में V1 को B प्लस V3 में बदल देते हैं। उसके बाद बाई का प्रयोग कर सब्जेक्ट को लाते हैं तो ऑब्जेक्ट में बदल जाता है, क्योंकि बाई के बाद यानी किसी प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है। इस वजह से यहाँ पर जो स्ट्रक्चर हुआ पैसिव वॉइस में हुआ, क्योंकि यहाँ बाई के बाद सब्जेक्ट के बाद बाई के बाद ऑब्जेक्टिव केस में बदला गया, सब्जेक्ट को ले गया तो ध्यान रखें। एग्जाम्पल होगा, अब उसी एग्जाम्पल को मैं आगे बढ़ाते हुए बता रहा हूँ। दे विल नॉट बी, दे विल नॉट बी इसमें नहीं होगा, दे विल नॉट EXPORT एक्सपोर्ट, दे विल नॉट एक्सपोर्ट द राइस। दिस सेंटेंस विल बी इन active voice of future indefinite tense. Now come to the passive voice of future indefinite tense. The passive voice will be the rise, यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लाएंगे और विल के बाद में नॉट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद बी का प्रयोग करेंगे और उसके बाद V1 में है तो B प्लस V3 में बदलना होता है तो B का प्रयोग किए और V3 में बदल लेंगे तो EXPORT एक्सपोर्टेड बाई देम। This sentence will be the passive voice of future indefinite tense. Now come to the next structure of interrogative sentence. This structure will be third one. तो थर्ड वन इंट्रोगेटिव INTERROGATIV इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इट मीन्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, यानी जिस सेंटेंस से हम लोग प्रश्न पूछते हैं तो ऐसे सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ऐसे में सेल और विल को सब्जेक्ट के पहले रख दिया जाता है। इसे हम लोग यस नो क्वेश्चन वर्ड ऑफ सेंटेंस भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जब प्रश्न किया जाता है तो जो आंसर आता है उसका यस और नो में ही आता है, तो इसे यस नो क्वेश्चन वर्ड ऑफ सेंटेंस भी कह सकते हैं। सेल विल प्लस V1 का प्रयोग हुआ, उसके बाद इसमें ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर देंगे, क्योंकि यह सेंटेंस इंट्रोगेटिव में है। वहीं इसको हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो सेल विल अपने स्थान पर ही रहेगा। केवल अंतर यही होता है कि सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट को लेकर आ जाते हैं जो सब्जेक्ट का काम करने लगता है, और बी का प्रयोग हुआ है तो बी को बदल देते हैं B प्लस V3 में। उसके बाद बाई का प्रयोग करते हैं तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं, और यह सेंटेंस पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बदल जाता है। एग्जाम्पल, यहाँ एग्जाम्पल जो होगा सेल या विल होगा यहाँ पर, क्योंकि दिया सब्जेक्ट के रूप में है तो विल दे एक्सपोर्ट द राइस, एक्टिव वॉइस ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। एंड द पैसिव वॉइस विल बी, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में लाएंगे, जो एक्चुअली भाव है उसे सीधे उतार देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, यानी इन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इज रिप्लेस्ड, यानी कि सब्जेक्ट का स्थान पर हम लोग ऑब्जेक्ट को लेकर आएंगे तो द राइस यहाँ होगा RIC,
राइस यहाँ सब्जी का काम करने लगेगा, उसके बाद एक्सपोर्ट है तो इसके पहले बी का प्रयोग कर कर B3 में बदल देंगे, एक्सपोर्टेड बाई देम। दिस सेंटेंस विल बी पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। एंड फोर्थ वन विल बी इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। इट मीन्स हम लोग जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नॉट का प्रयोग एक अलग से कर देंगे तो दिस सेंटेंस विल बी इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। जैसे यहाँ शैल या विल के बाद सब्जेक्ट का प्रयोग कर कर यहाँ पर नॉट का प्रयोग करें, या शैल विल के साथ भी नॉट का प्रयोग करेंगे तो शांट और वोंट हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर V1 का प्रयोग होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क का प्रयोग होगा। ये सब में भी क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। तो ये सेंटेंस होगा एक्टिव वॉइस ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। और इसका पैसिव वॉइस होगा शैल विल, सीधे उतर जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट आ गया तो सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट को रखना होता है। उसके बाद नॉट, उसके बाद बी, क्योंकि V1 आ रहा है B प्लस B3 में बदल दीजिए V1 को। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बाई का प्रयोग कर कर सब्जेक्ट को लेकर आएंगे तो ऑब्जेक्ट में बदल जाएगा और यह हो जाएगा पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। द एग्जाम्पल विल बी, ये एग्जाम्पल था, will they not export the rice क्वेश्चन मार्क। यहाँ होगा will को will ही होगा, will the rice not be exported by them का दे, दे का दे में बदल दिया जाएगा। तो ये हो गया कि इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। इसका अर्थ होगा क्या वे लोग राइस यानी चावल का निर्यात नहीं करेंगे। ये होगा कि क्या चावल का निर्यात उन लोगों के द्वारा नहीं किया जाएगा। फोर्थ अब हो गया। फिफ्थ वन होगा WH क्वेश्चन वर्ड ऑफ सेंटेंस। द स्ट्रक्चर विल बी, यहाँ पर WH क्वेश्चन को WH क्वेश्चन वर्ड ही लिखेंगे क्योंकि WH क्वेश्चन वर्ड का मतलब होता है वाई, वेन, वेयर, वाट, हुम, हुज। तो उतना न लिख करके शॉर्ट में WH क्वेश्चन वर्ड लिख दिया गया, यानी वह वर्ड जो वह वर्ड यानी जिसका प्रयोग कर कर हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं और उसका शुरुआत W और H से होता है। या तो W और H दोनों होता है या किसी में H भी होता है कि W नहीं होता है। तो ऐसे के बाद में हम लोग एक यूली भर शैल या विल का प्रयोग करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर कर क्वेश्चन मार्क में बदल देंगे। ऐसे परिस्थिति में यह एक्टिव वॉइस ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हुआ। वहीं इससे पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो WH क्वेश्चन वर्ड प्लस शैल विल को सीधे उतार देंगे और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट को लेकर आएंगे तो ये सब्जेक्ट में बदल जाएगा। B प्लस V3 में बदल दिया जाता है। उसके बाद बाई का प्रयोग कर कर यानी V1 को B प्लस V3 में बदल देंगे और बाई का प्रयोग कर कर सब्जेक्ट को लाएंगे तो वो ऑब्जेक्ट में बदल जाएगा। द एग्जाम्पल विल बी, how will they export the rice क्वेश्चन मार्क, यानी कि वे लोग चावल का निर्यात कैसे करेंगे। और दिस सेंटेंस
will be the active voice of future indefinite tense, and then the passive voice of future indefinite tense will be the how है तो WH क्वेश्चन वर्ड को सेम उतार दिया जाता है, तो उसके बाद एक्जुअली वर्ब को लिख दिया जाता है, उसके बाद द राइस बी का प्रयोग करेंगे क्योंकि यहाँ V1 आ रहा है, तो B प्लस V3 यानी एक्सपोर्टेड EXPORTED एक्सपोर्टेड बाई, यहाँ हो जाएगा देम। दिस क्वेश्चन मार्क, दिस सेंटेंस विल बी इन पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसका अर्थ होगा कि क्या वे लोग चावल का निर्यात कैसे करेंगे। ये हुआ कि वे चावल का निर्यात उन लोगों के द्वारा कैसे किया जाएगा। एंड द लास्ट वन विल बी द क्वेश्चन WH क्वेश्चन वर्ड ऑफ negative sentence. The structure will be WH question word plus shall या will plus subject plus V1 not का प्रयोग होगा plus V1 plus object और question mark. This sentence will be in active voice. The passive voice will be WH क्वेश्चन वर्ड को सीधे उतार देंगे, शैल विल को भी उतार देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया तो ऑब्जेक्ट को लेकर आएंगे तो ये सब्जेक्ट में बदल जाएगा। नॉट है तो नॉट उतर जाएगा। V1 आ रहा है तो V1 को B प्लस V3 में बदल दिया जाता है, उसके बाद बाई का प्रयोग कर सब्जेक्ट को लाएंगे तो ऑब्जेक्ट में बदल जाएगा। This sentence will be the passive voice of future indefinite tense. The example will be how will they not export the rice? Question mark. यहाँ होगा हाउ विल द राइस नॉट बी एक्सपोर्टेड बाय देम? क्वेश्चन मार्क। तो ये हुआ 6 सेंटेंस। इसका अर्थ होगा कि वे लोग चावल निर्यात कैसे करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, नॉट लगा है। और इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा, पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हुआ, ये एक्टिव वॉइस ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हुआ। इसका पैसिव वॉइस में होगा कि चावल को उन लोगों के द्वारा निर्यात कैसे नहीं किया जाएगा। तो ध्यान रखें, फिर से एक बार समझ लें कि पहचान मैंने बताया कि किसी क्रिया के अंत में गा गी दिया हो तो ऐसे स्थिति में वो एक्टिव वॉइस ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा। वहीं किसी क्रिया के अंत में या जाएगा ई जाएगी दिया हो तो वो पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में समझा जाएगा। इसमें 6 सेंटेंस को बनाया जाता है, जिसमें फर्स्ट 1 सेंटेंस है असर्टिव सेंटेंस, जिसका अर्थ होता है स्वीकारात्मक वाक्य। इसमें सब्जेक्ट के बाद शैल विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में लेकर आते हैं। शैल विल प्लस B प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को लेकर आएंगे तो ऑब्जेक्ट में बदल जाएगा। इसका एग्जाम्पल होगा कि दे विल एक्सपोर्ट द राइस, यानी वे लोग चावल का निर्यात करेंगे। ये इसका पैसिव वॉइस होगा द राइस विल बी एक्सपोर्टेड बाय देम, यानी चावल को या चावल उन लोगों के द्वारा निर्यात किया जाएगा। अब मैं डायरेक्ट एग्जांपल को स्पष्ट कर दे रहा हूँ। नेक्स्ट वाले में असर्टिव एंड नेगेटिव सेंटेंस है, यानी इसमें नॉट लगा है तो दे विल नॉट एक्सपोर्ट द राइस। इसका हिंदी होगा कि वे लोग चावल का निर्यात नहीं करेंगे, और पैसिव वॉइस होगा चावल को उन लोगों के द्वारा निर्यात नहीं किया जाएगा। थर्ड वन होगा यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस से यानी प्रश्नवाचक वाक्य। इसका होगा कि विल दे एक्सपोर्ट द राइस, यानी क्या वे लोग चावल का निर्यात करेंगे। तो इसका पैसिव वॉइस होगा विल द राइस बी एक्सपोर्टेड बाय देम, यानी क्या
क्या उन लोगों के द्वारा चावल का निर्यात किया जाएगा। एंड फोर्थ वन होगा इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, विल दे नॉट एक्सपोर्ट द राइस, क्या वे लोग चावल का निर्यात नहीं करेंगे। और इसका पैसिव वॉइस होगा विल द राइस नॉट बी एक्सपोर्टेड बाय देम, क्या चावल का निर्यात उन लोगों के द्वारा नहीं किया जाएगा। एंड 3 4 फिफ्थ वन होगा WH क्वेश्चन वर्ड ऑफ सेंटेंस, यानी WH से शुरू होने वाले वाक्य को। तो हाउ विल दे एक्सपोर्ट द राइस, यानी कि वे लोग चावल का निर्यात कैसे करेंगे। और इसका पैसिव वॉइस होगा हाउ विल द राइस बी एक्सपोर्टेड बाय देम, यानी उन लोगों के द्वारा चावल का निर्यात कैसे किया जाएगा। अब नेक्स्ट वन यानी लास्ट वन होगा WH क्वेश्चन वर्ड ऑफ नेगेटिव सेंटेंस, यानी इसमें नॉट एक एक्स्ट्रा इस सेंटेंस में जोड़ देंगे तो वो WH क्वेश्चन वर्ड ऑफ नेगेटिव सेंटेंस में बदल जाएगा। हाउ विल दे नॉट एक्सपोर्ट द राइस, यानी वे लोग चावल का निर्यात कैसे नहीं करेंगे। हाउ विल द राइस नॉट बी एक्सपोर्टेड बाय देम, उन लोगों के द्वारा चावल का निर्यात कैसे नहीं किया जाएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना न भूलें। और छात्र इसमें जो भी यदि समस्या आता हो तो कमेंट अवश्य करें।